गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपनी वीडियो के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे। हमने अपनी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताया है। हमें उससे ये पता चल रहा है कि जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि कीमत और डिमांड के बीच जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो आज हम सप्लाई के बारे में जानेंगे। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई विक्रेता के द्वारा होती है। विक्रेता यानी कि बेचने वाला। किसी भी वस्तु की सप्लाई विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में वो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर बेचने को तैयार रहता है किसी भी वस्तु को, वो उस वस्तु की सप्लाई कहती है। मांग की तरह ही सप्लाई भी टाइम पीरियड पर और प्राइजेस से जुड़ी होती है। प्रोफेसर थॉमस हुए हैं, उनका ये कहना है कि वस्तु की सप्लाई वह मात्रा है, क्वांटिटी है, जो एक बाज़ार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। वो वस्तु की सप्लाई की गई मात्रा कहलाती है। तो अब हम जानेंगे सप्लाई तालिका क्या होती है। विभिन्न कीमतों पर बाज़ार में वस्तु की बेची जाने वाली जो मात्राएं होती हैं, जब हम उनको एक तालिका में व्यक्त करते हैं तो वो सप्लाई तालिका कहलाती है। इस तरह से सप्लाई तालिका वो तालिका हुई जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर, जिन शब्दों पर जोर दिया जा रहा है उन शब्दों को जरूर ही अपनी परिभाषा के अंदर शामिल करना चाहिए। संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सप्लाई की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है सप्लाई तालिका। और ये दो तरह की होती है। जैसे मांग तालिका दो तरह की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तो इसी तरह सप्लाई तालिका भी दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत और एक बाजार। व्यक्तिगत सप्लाई तालिका ये वो तालिका है जो एक विक्रेता के पूर्ति फलन को प्रकट करती है। एक विक्रेता के पूर्ति फलन मतलब उसकी जो पूर्ति है, वो जो सप्लाई कर रहा है, वो जिस पर डिपेंड होगी उस पर निर्भर करती है, उसी को ही ये स्पष्ट करती है। एक विक्रेता किसी भी समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा को वो बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है, जब हम उसे एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित करते हैं एक विक्रेता की, तो वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। इसी तरह जैसे अब हमने ये तालिका देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत प्रति इकाई के रूप में दर्शाई गई है और विक्रेता ए, यानी कि हमने ये मान लिया है कि मार्केट के अंदर एक विक्रेता है एक संबंधित वस्तु का, और उसकी सप्लाई की गई मात्रा को हमने इस तालिका में दर्शाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कीमत जो है वो बढ़ रही है 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रति इकाई, और इसी तरह विक्रेता की सप्लाई भी बढ़ी हुई कीमतों पर बढ़ती जा रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को दर्शा रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो विक्रेता है वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि विक्रेता का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो वो मार्केट के अंदर सप्लाई को बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी वस्तु की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर लाभ कमा सके। तो अब है बाजार पूर्ति तालिका। बाजार की सभी फर्म फैक्ट्रीज, कंपनीज कह सकते हैं, या फिर विक्रेता, ये मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार हैं, जब हम इसका प्रदर्शन एक तालिका के द्वारा करते हैं तो वो बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। इस प्रकार बाजार पूर्ति तालिका से हमारा अभिप्राय बाजार के अंदर किसी विशेष वस्तु का उत्पादन या फिर पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की, मतलब मार्केट के अंदर जितनी भी फर्में हैं उनकी टोटल सप्लाई का जोड़ है, बाजार पूर्ति तालिका के अंदर दिखाया जाता है। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली जितनी भी फर्में होती हैं उनके माल को, उनकी सप्लाई को, टोटल जोड़ को
हम उद्योग भी कह सकते हैं। अतः बाजार पूर्ति तालिका समस्त उद्योग की एक तरह से पूर्ति तालिका होती है। इसके द्वारा हम बाजार में विभिन्न कीमतों पर सभी फर्मों की किसी विशेष वस्तु की कुल सप्लाई को प्रकट करते हैं, जो कि हम इस तालिका के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बाजार मांग तालिका के अंदर सुविधा के लिए 3 कंज्यूमर माने थे, इसी तरह ही हमने बाजार पूर्ति तालिका के अंदर सुविधा के लिए 3 विक्रेता मान लिए हैं और वस्तु की कीमत प्रति इकाई जो है वो हम दिखा रहे हैं कि बढ़ रही है। इस पर विक्रेता की जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है तो विक्रेता ए 2 की सप्लाई कर रहा है, विक्रेता बी भी 2 की सप्लाई कर रहा है और विक्रेता सी 1 की सप्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कीमत बढ़ रही है, जब कीमत बढ़कर 9 हो जाती है तो विक्रेता ए की सप्लाई भी बढ़कर 12 और बी की बढ़कर 13, सी की 11 हो जाती है, जिसका कुल जोड़ यानी कि 36 है, जो कि बाजार पूर्ति को दर्शा रहा है। तो ये जो प्रदर्शन है वो बाजार पूर्ति तालिका को प्रदर्शित कर रहा है, इसे हम बाजार पूर्ति तालिका कह सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वस्तुओं की पूर्ति को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक यानी कि तत्व कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। तो इसके अंदर हम एक बात बता रहे हैं कि वस्तु की जो पूर्ति है और इसके जो निर्धारक तत्व हैं उनके बीच, निर्धारक तत्व मतलब उस पूर्ति पर जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है वो उसके निर्धारक तत्व हुए, तो उनके बीच का जो कार्यात्मक संबंध है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसे हम पूर्ति फलन कहते हैं। ऐसे ही मांग फलन उसे कहा जाता है जो कि मांग को निर्धारित करने वाले या अफेक्ट करने वाले तत्व होते हैं। तो पूर्ति फलन को हम एक समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम जो है दिखाएंगे। जैसे सप्लाई ऑफ एक्स यानी कि वस्तु और सप्लाई एस यानी कि एक्स वस्तु की सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ पी एक्स यानी कि एक्स वस्तु की कीमत, उसी एक्स वस्तु की कीमत पर उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। इसी तरह अगला है पी एफ यानी कि एफ फैक्टर हो गया, उत्पादन के साधन की कीमत। और उसके बाद है जीपी यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी सप्लाई पर अपना प्रभाव डालती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है। एन फर्मों की संख्या कितनी है मार्केट के अंदर, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जी यानी कि गोल कह सकते हैं, किसी विशेष फर्म का गोल उद्देश्य क्या है, इस पर भी सप्लाई प्रभावित होती है। तो हम इन तत्वों को, जो भी सप्लाई के निर्धारक तत्व हैं, इनकी व्याख्या जो है वो समझते हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत। अभी हमने बताया सप्लाई ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। किसी वस्तु की जो सप्लाई है और उसकी कीमत, उसके अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कीमत के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और कीमत के कम होने से वस्तु की सप्लाई घटती है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा कर्व का वो जो है वो पॉजिटिव जाएगा, जबकि डिमांड का स्लोप जो होता है वो नेगेटिव जाता है, क्योंकि प्राइसेस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु यानी कि रिलेटेड गुड्स, किसी विशेष वस्तु की सप्लाई अन्य संबंधित वस्तु की सप्लाई से इनडायरेक्टली रूप से अगर संबंधित है, जैसे चावल की कीमत है वो बढ़ने से गेहूं की सप्लाई गिर जाती है। क्यों? चावल की कीमत बढ़ी, विक्रेता ने चावल की सप्लाई बढ़ा दी और कंपैरेटिवली गेहूं की सप्लाई कम कर दी। इसका कारण यही है। तो चावल की कीमत में वृद्धि जो निर्माता है उसको चावल का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, इसलिए गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन की कीमत। उत्पादन का साधन मतलब कोई भी वस्तु जिसकी हम सप्लाई कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं उनकी कीमत पर भी सप्लाई का इफ़ेक्ट पड़ता है।
अगर उत्पादन के साधन की कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब लागत बढ़ रही है, जिसके कारण जो उत्पादक है वो जो है उसका लाभ कम हो जाएगा। तो इस वजह से भी वो उत्पादन को कम कर देते हैं। और इसके विपरीत यदि साधनों की कीमत कम हो रही है तो लागत कम होगी, इससे वो सप्लाई को बढ़ा सकता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी लेवल। तकनीकी के स्तर में परिवर्तन आने से क्या होता है कि नई नई इन्वेंशन होने से कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम होने से लागत कम होगी, और लागत कम होने से जो है वस्तु की सप्लाई बढ़ जाएगी। उसके बाद है नंबर ऑफ़ फर्म्स। किसी वस्तु की बाज़ार में पूर्ति उसकी फर्मों की संख्या पर भी डिपेंड करती है। फर्मों की संख्या अगर बहुत अधिक है तो वो सप्लाई अधिक कर लेती हैं, लेकिन अगर कम है तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये था हमारा पूर्ति की परिभाषाएं, तालिका और अफेक्टिंग कारक सप्लाई के। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे।